अभी तक की वीडियोस में आप फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरह की फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। अब इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट जो हमारी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, इनका हम एप्लीकेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब हमें कुछ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मिलेंगी। उन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फाइनाइट और इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम उस मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। अब हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ जो है वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे। देखिएगा, वर्किंग रूल इन केस ऑफ इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, दो तरह की आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थी, इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन थी और फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो नोट पॉइंट के भी दो पॉइंट बना दिए गए हैं कि इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का केस होगा तो क्या होगा, फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का केस होगा तो क्या होगा। अब देखिएगा, इन केस ऑफ इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का अगर केस है, इफ del u अपॉन del x एट x इज इक्वल टू 0 इज गिवन। अगर आपको del u अपॉन del x मिला हुआ है x इज इक्वल टू 0 पर, then take कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे केस में आप इनफाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। दूसरा केस देखिएगा, इफ u x इज इक्वल टू 0 इज गिवन, यानी कि फंक्शन u की वैल्यू आप x इज इक्वल टू 0 पर अगर आपको गिवन है, इज टेकन बाई साइन ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ऐसे केस में साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। इन केस ऑफ फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है तो फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन में दो तरह की बाउंड्री होंगी। देखिएगा, जो इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का केस होगा, उन इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो इंटीग्रेशन की लिमिट थी वो 0 से इनफाइनाइट हो रही थी, तो आपको जो बाउंड्री कंडीशन मिलेंगी वो एट x इज इक्वल टू 0 पर मिलेंगी, जैसे कि एयर बी वाले पार्ट में है नंबर 1 के। ठीक है। लेकिन जब आपका फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का केस होगा तो फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन में दो बाउंड्री होंगी, एक इनिशियल बाउंड्री होगी और एक फाइनल बाउंड्री होगी। इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन के केस में दूसरी बाउंड्री इनफाइनाइट पर होगी, तो इसलिए यहाँ पर एक ही कंडीशन मिलती है। लेकिन फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का केस अगर है तो पहली वाली बाउंड्री भी और दूसरी वाली बाउंड्री भी जो है दोनों फाइनाइट लिमिट पर होंगी। तो सपोज कर लीजिए, जैसे ऐसा समझिएगा, एक धागा है हमारे पास, यानी कि जैसे फिजिक्स की प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली में इस चैप्टर में जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो फिजिक्स की ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ऐसे समझिएगा, आपके पास एक धागा है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, तो उसका एक सिरा ओरिजिन पर x इज इक्वल टू 0 पर हो जाएगा और दूसरा सिरा x इज इक्वल टू l पर हो जाएगा। तो ऐसे केस में देखिएगा क्या होता है, इफ del u अपॉन del x एट x इज इक्वल टू 0 एंड del u अपॉन del x एट x इज इक्वल टू l इज गिवन, यानी कि आपकी बाउंड्री दो जगह बाउंड्री है आपकी धागे की, एक x इज इक्वल टू 0 पर, एक x इज इक्वल टू l पर है। अगर x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू l पर, दोनों पर वैल्यू गिवन है, देन टेक कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप ऐसे केस में कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। एंड इफ u 0t एंड u lt आर गिवन, देन टेक साइन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर u की वैल्यू मिली हुई है तो आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। कहने का मतलब दोनों वर्किंग रूल आपसे एक बात कहते हैं कि अगर आपको del u अपॉन del x की वैल्यू मिली हुई है तो आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको u की वैल्यू मिली हुई है तो आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कीजिएगा। इन दो रूल को लेकर के चैप्टर आगे पढ़ा जाएगा। अब देखिएगा तीसरा नोट पॉइंट वर्किंग रूल में, जनरली फंक्शन विल बी u x t। आपको जो फंक्शन मिलने वाला है, जैसे नॉर्मली जो फंक्शन होगा वो u से रिप्रेजेंट होगा और उसमें दो वेरिएबल होंगे, x और t, दो वेरिएबल होंगे। तो यानी कि आपका जो फंक्शन है u वो डिपेंड करता है x पर और t पर, x t पर। When transformation is taken, then it will be represented by u bar p, t। अब देखिएगा, जब आप फंक्शन u लिख रहे होंगे इस वाले चैप्टर में, तो आप एक बात अंडरस्टूड समझ लीजिएगा कि u जो फंक्शन होगा वो x, t का होगा, और जब आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे होंगे तो u को ऊपर बार लगा दीजिएगा। जब आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे तो आप u के ऊपर बार लगा दीजिएगा और x की जगह p कर दीजिएगा। t ऐसा का ऐसा ही होगा, क्योंकि जब आप फाइनाइट या इनफाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन या साइन ट्रांसफॉर्मेशन या फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, तो फंक्शन x का रहा होता है, फिर उसके बाद वो नया पैरामीटर p आ जाता है, तो फंक्शन आपका x और t का होगा। उसके बाद जब कोसाइन या साइन ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है,
तो वो फंक्शन आपका u के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है, u के ऊपर बार लगा देना है और आगे लिख देना है p, t लिख देना है, ठीक है ना। अब ये बार रिप्रेजेंटेशन करेगा आपका कि ट्रांसफॉर्मेशन ली जा चुकी है। अगर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो नीचे c लिख दिया जाएगा, और साइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो नीचे s लिख दिया जाएगा, और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो c लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इन वीडियो को आप 2-3 वीडियो में चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और हर वीडियो में ये देखिएगा मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन इसके भारी नहीं होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम इन क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ थोड़ा सा सेट नहीं होता है इन चीज़ों पर, और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए फिजिकल प्रॉब्लम की तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए आप इसे ध्यान से जो है एग्जाम्पल को 2-3 एग्जाम्पल के वीडियो ध्यान से देखिएगा, और उसमें देखिएगा जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो रिप्रेजेंटेशन हमारा किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिएगा पहला एग्जाम्पल, वीडियो को 2-3 एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा। जब आप 2-3 एग्जाम्पल कंटिन्यूसली कर लेंगे तब आपको जो है तब थोड़ा जो है आपकी समझ में आना शुरू होगा कि क्वेश्चन करने का तरीका और उसकी जो नोटेशन है वो किस प्रकार से देनी है। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है सॉल्व del u अपॉन del t इक्वल टू del 2 u अपॉन del x स्क्वायर। ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, del u अपॉन del t इक्वल टू del 2 u अपॉन del x स्क्वायर। इसे आपको सॉल्व करना है विद द कंडीशंस। आपको कंडीशंस मिली हुई है, देखिएगा फर्स्ट u 0, t इक्वल टू 0। यहाँ पर जो कंडीशन है वो u 0, t इक्वल टू 0 है। तो पहला वाला वेरिएबल अभी मैंने बताया था वर्किंग रूल में कि जो फंक्शन मिलेगा वो u के आगे x, t का होगा। तो पहली जो वैल्यू पढ़नी है वो x की पढ़नी है, दूसरी वैल्यू आपको t की पढ़नी है। अब देखिएगा u के आगे यहाँ ब्रैकेट में सबसे पहले 0 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये वैल्यू x इक्वल टू 0 पर गिवन है। अगर del u अपॉन del x एट x इक्वल टू 0 मिलता है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी होती है, और u की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 मिलती है तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी होती है। तो ये आपकी कंडीशन आपसे ये कहती है कि आपको जो है साइन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है। फिर u की वैल्यू मिली हुई है 1 और 0, दो वैल्यू आगे x की वैल्यू लिखी हुई है, और कंडीशन लिखी हुई है व्हेन t इक्वल टू 0, यानी कि जब t इक्वल टू 0 होगा, t यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है t जब 0 होगा तो u के यहाँ पर दो मान होंगे, 0 लेस देन 1 के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी और लेस ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड है uxt इज बाउंडेड। थर्ड कंडीशन में लिखा हुआ है uxt जो है वो बाउंडेड है, तो इसका मतलब है जो आप ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे उसकी वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आपका आनी चाहिए। आप देखिएगा सबसे पहले u अभी जैसे एक्सप्लेन किया गया है कि u के आगे 0, t है, तो यानी कि u की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर आपको गिवन है, तो आप इसके लिए साइन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करने वाले हैं। अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन उठा लीजिएगा। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है del u अपॉन del t इक्वल टू del 2 u अपॉन del x स्क्वायर टेक इनफाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म। अब आप इसका इनफाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अब आप पीछे से पीछे वाले चैप्टर में चले जाइएगा। इधर हो जाता है आपका 0 टू इनफाइनाइट del u अपॉन del t साइन p x dx। इधर हो जाता है आपका 0 टू इनफाइनाइट del 2 u अपॉन del x स्क्वायर साइन p x dx। अब देखिएगा राइट हैंड साइड में आप इसे फर्स्ट फंक्शन ले लीजिएगा और इसे ले लीजिएगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट और सेकंड मान लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में आप कोई इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन देखिएगा x के रेस्पेक्ट में है और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी आप बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, और अंदर रह जाता है u साइन पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइएगा। आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो जाता है साइन पी एक्स, सेकेंड का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स मिल जाता है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट हो जाती है, फार्मूले का माइनस आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। इस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो ये हो जाता है p cos px। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हमारा p cos px हो जाता है। सेकंड का आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो ये हो जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स dx। इस तरह से आपकी यहाँ वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देख लीजिएगा। पहले एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें ही आपको नोटेशन जो है धीरे धीरे सीखने को मिलेगी। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में 0 टू डेल अपॉन डेल टी तो बाहर आ चुका है। अब 0 टू इनफाइनाइट यू साइन पी एक्स डी एक्स है, ये हमारा साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला बन चुका है। साइन ट्रांसफॉर्मेशन, जब ट्रांसफॉर्मेशन ली जाती है तो यू के ऊपर बार लिख दिया जाता है, ठीक है ना, और
जो फंक्शन है वो p का बन जाता है, और फंक्शन आपको बताया गया था कि जो फंक्शन है u वो x और t पर डिपेंड करता है। जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ली जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है p और t में, ठीक है। तो कहीं भी अगर हम बार लगा देते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि आगे जो वेरिएबल है वो एक p वेरिएबल चल रहा होगा और एक t वेरिएबल चल रहा होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ली जा रही है तो उससे पहले जो वेरिएबल चल रहे होंगे वो x और t होंगे। आप देखिएगा इसको del u अपॉन del t लिख देंगे और u के सफिक्स में s लिख देंगे और ऊपर लगा देंगे बार, तो ये हो जाएगा bus बार अपॉन dt। अब देखिएगा ऊपर वाली लाइन में डेल अपॉन डेल टी चल रहा था, लेकिन नीचे वाली लाइन में डी अपॉन डी टी कर दिया गया है, क्योंकि आगे जाकर के जब एक सिंगली वेरिएबल में हैंडल करना होता है तो हम इसे सिंपली जो है डिफरेंशिएशन को लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन को लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे जाकर के इसका इंटीग्रेशन भी करना है तो हम इसे डी से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं ये। अब यहाँ पर देखिएगा साइन पी है डेल यू अपॉन डेल एक्स है, इनफाइनाइट और लिमिट 0 है। अब देखिएगा यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए 0 से लेकर के इनफाइनाइट पर, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू लेंगे हम, फंक्शन हमें बाउंडेड दे रखा है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट पे नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिली हुई है तो आप उसे 0 में डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये तो टर्म खत्म हो जाएगी। अब यहाँ इनफाइनाइट जब रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 में ले जाएंगे तो हमारा ये 0 हो जाता है, माइनस ये हमारा p बाहर आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट हो जाता है, और ये हो जाता है cos px इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स dx। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, और नीचे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स टेंस टू 0 एज x टेंस टू इनफाइनाइट। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x टेंस टू हमारा जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा, तो जब बाउंडेड फंक्शन होगा तो x टेंस टू इनफाइनाइट पर अगर आपको u की ज़रूरत पड़ती है तो अभी वो 0 में ले जाएंगे, और x टेंस टू इनफाइनाइट पर डेल यू अपॉन डेल एक्स की ज़रूरत पड़ती है तो अभी वो आप 0 में ले जाएंगे। ये दो बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पर नॉर्मली हमें कंडीशन नहीं मिलती है, ना तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी ना उसके पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी, तो वो आप 0 में ले जाइएगा। ये दोनों वैल्यू आपकी 0 में चली जाती है। अब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइएगा, ये हो जाता है आपका डी यू एस बार अपॉन डी टी हो जाता है, माइनस का p बाहर से आ रहा है। अब यहाँ देखिएगा फर्स्ट एज इट इज और सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है u cos px, और लिमिट अगेन 0 टू इनफाइनाइट आ जाती है। अब यहाँ एक माइनस तो फार्मूले का होता है, एक माइनस बाहर से आ रहा है तो प्लस का आपको p मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, जब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का p साइन px। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो आपको मिल जाता है माइनस का p साइन px, और ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा u dx। अब यहाँ देखिएगा u cos px है, और लिमिट देखिएगा 0 से क्या चल रही है, इनफाइनाइट चल रही है। यहाँ जो लिमिट चल रही है, यहाँ लिमिट जो चल रही है वो आपकी 0 से इनफाइनाइट चल रही है। अब देखिएगा जब अपर लिमिट में आप वैल्यू रखने जाएंगे तो आप इनफाइनाइट रखेंगे, कॉस इनफाइनाइट की वैल्यू आपको नहीं पता होती है, क्योंकि -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, लेकिन u की वैल्यू आपको इनफाइनाइट पर लेने जा रहे हैं। मैं जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया था कि u की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपको इनफाइनाइट पर नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ पर कंडीशन लगा दीजिएगा, चूँकि u टेंस टू 0 एज x टेंस टू इनफाइनाइट। जब x टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो u की वैल्यू आपकी 0 में चली जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ ये वाली टर्म अपर लिमिट पर गायब हो जाती है। अब देखिएगा लोअर लिमिट जब रखने जाएंगे आप तो ये हो जाता है आपका डी यू एस बार अपॉन डी टी इजिकल टू माइनस b। अपर लिमिट पर आपको 0 मिलता है और माइनस, ध्यान से देखिएगा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। लोअर लिमिट में क्या है आपका, लोअर लिमिट में आपको 0 पड़ा हुआ है, तो आप x की जगह 0 रखने जा रहे हैं। जब आप यहाँ x की जगह 0 रखते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ आपका u है। u आपको क्या बताया गया था, u फंक्शन होता है x, t का। आपका जो फंक्शन है वो ये इस तरह से फंक्शन है आपका u x, t का, और आप लोअर लिमिट लेने जा रहे हैं तो आप वैल्यू पुट करने जा रहे हैं x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर आप लिखिएगा u0, t लिखेंगे आप, u0, t लिखेंगे आप, चूँकि x की जगह 0 रखा जा चुका है। t वाला वेरिएबल आपका ऐसा कैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिएगा p और t, ये हो जाता है माइनस का p² हो जाता है 0 से इनफाइनाइट, और ये हो जाता है u साइन px dx, ये वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा आप u0, t है,
अब जो गिवन कंडीशन है यहाँ पर देखिएगा u0t की वैल्यू है 0। अब यहाँ पर आप कंडीशन लगा दीजिएगा गिवन u0, t इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म भी आपकी 0 में चली जाती है। अब आपके पास बन जाता है d/dt इक्वल टू, ये पूरा टर्म आपकी हट जाती है, ये माइनस का p² है। अब देखिएगा यहाँ पर u sin px dx है, ये u की साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है। ट्रांसफॉर्मेशन जब ली जाती है तो u के ऊपर आप बार लगा देते हैं, ठीक है ना, और सफिक्स में साइन ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसके सफिक्स में आप s लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाता है u बार, सफिक्स में s लगा दीजिएगा। अब ये जो फार्मूला है, अब देखिएगा यहाँ पर बार लिया जा चुका है। ये दो बात का मेरे ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे इस चैप्टर का, दो बात मेरी आप सीख लीजिएगा अच्छी तरह से कि जो फंक्शन आपको मिलेगा वो x और t का होगा, और जब मैं उस पर बार लगा देता हूँ तो आगे जो फंक्शन है वो अब बार लगने के बाद वो p और t का हो जाएगा। क्योंकि मैं इसको दो बार रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा इसमें, क्योंकि मुझे जब बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें कांस्टेंट आएंगे, उस कांस्टेंट को निकालने के लिए मुझे बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको नोटेशन का सीखना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप देखिएगा यहाँ डी यू एस बार है, यू एस बार को आप इधर ले आइएगा, ये हो जाता है डी यू एस बार अपॉन यू एस बार, और इधर हो जाता है माइनस t² dt। अब हम यहाँ इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इंटीग्रेट, तो ये आपको मिलेगा log यू एस बार बेस ई इक्वल टू माइनस t² t, और प्लस यहाँ डाल दीजिएगा कॉन्स्टेंट log c बेस ई। अब देखिएगा जब आप लॉग हटाएंगे तो ये वाली टर्म जो है वो e⁻ में चली जाएगी, तो e⁻ में माइनस p² t हो जाएगा। अब मेरी वैल्यू निकलने वाली है ना। अब मैं देखिएगा रिप्रेजेंटेशन यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं इसे लिखूँगा यू एस बार। अब यहाँ पर मैं रिप्रेजेंटेशन यूज़ करूँगा, दो बार ऐसा होता है क्वेश्चन में जहाँ पर मेरी रिप्रेजेंटेशन देने की आदत है। अब यू एस बार ये हो जाएगा बेटा p, t, है ना। अब देखिएगा दोबारा मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, बार लग चुका है, तो वो फंक्शन p और t का बन चुका है, और यहाँ बन जाएगा c e⁻ माइनस t² t, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा यू एस बार की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर जब यू एस बार की वैल्यू आ चुकी है तो अभी मुझे ज़रूरत है c की। यहाँ पर मेरा c जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे जो है एक कंडीशन की, बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब c की वैल्यू निकालने चलते हैं। आप देखिएगा c की वैल्यू निकालने के लिए आप कहाँ चलेंगे, c की वैल्यू, अगर आपको c की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ देखिएगा, ये कंडीशन आपकी, इस कंडीशन को देखिएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि बाउंड्री कंडीशन आपको वही लेनी है जो t इक्वल टू 0 पर दी गई होगी। अब देखिएगा यहाँ पर ये कंडीशन t इक्वल टू 0 पर गिवन है। अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं t की जगह 0 रख देता हूँ तो e⁻0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा यू एस बार, t की जगह 0 हो जाएगा, और t हमारा ऐसा का t की जगह 0 हो जाएगा, p हमारा ऐसा का ऐसे रखेगा। अब इसमें डाल दीजिएगा पुट t इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिएगा, पुट t इक्वल टू 0 हम डालते हैं तो ये हो जाता है यू एस बार p, 0 इक्वल टू वैल्यू आ जाती है c। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। यानी कि मेरा जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है वो मेरा यू एस बार p, 0 के इक्वल है, ठीक है ना। अगर मैं c निकालना चाहता हूँ तो मैं यू एस बार p, 0 क्या यूज़ करूँगा। अब p, 0 क्यों है, t इक्वल टू 0 तो रखा जा चुका है, लेकिन p आया है आगे, है ना, और सफिक्स में s लग रहा है, तो इसका मतलब x, 0 का फंक्शन रहा होगा, x, 0 का फंक्शन रहा होगा। यानी कि मुझे फंक्शन की आवश्यकता है जो t इक्वल टू 0 पर गिवन है। अब मैं उसकी इनफाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाला हूँ, ठीक है ना। आप देखिएगा बाउंड्री कंडीशन में चलते हैं। बाउंड्री कंडीशन में अभी क्वेश्चन को मैं रब नहीं करता हूँ, अब ये वैल्यू जो है मेरी गिवन है ना। अब मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, गिवन दैट। अब देखिएगा यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन उसने u का दे रखा है, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन उसने u का दे रखा है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि u फंक्शन x, t का होगा।
तो आप ऐसे देखिएगा टी इक्वल टू 0 पर तो वैल्यू है, तो आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यू एक्स कॉमा 0 की वैल्यू है 1, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, और दूसरी वैल्यू 0 है एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। अब आपको फंक्शन की वैल्यू मिल चुकी है टी इक्वल टू 0 पर। आप लिख लीजिएगा अब इसके साइन, आप इसकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन लिख लीजिएगा। चूँकि अब इसकी मैं साइन ट्रांसफॉर्मेशन लिखने वाला हूँ, देखिएगा मैं कैसे लिखता हूँ। यू के सफिक्स यू के ऊपर बार लगा देता हूँ। अब ये मैं इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अब मेजर रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, यू के ऊपर मैंने बार लगा दिया है, तो यानी मैं ट्रांसफॉर्मेशन ले चुका हूँ, और सफिक्स में मैं एस लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने साइन ट्रांसफॉर्मेशन ली है। और ब्रैकेट में ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद ये x, 0 है, तो x की जगह आपका p आ जाएगा 0, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को कर रहे होंगे, आपको क्वेश्चन करने से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में इसका कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो इसके बहुत ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो उससे पहले वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन है उसे कम से कम 3 बार आप देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन की ट्राई कीजिएगा। ये यू एस बार पी कॉमा 0 है, तो ये हो जाता है मेरा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट हो जाता है, और यहाँ आ जाता है मेरा यू एक्स कॉमा 0 साइन पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर यू एक्स कॉमा 0 की वैल्यू आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाता है। यू की वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिएगा 1 इंटू ये हो जाता है साइन पी एक्स डी एक्स, प्लस अगली लिमिट हो जाती है आपकी 1 से इनफाइनाइट हो जाती है। यहाँ पर वैल्यू आपकी 0 पड़ी हुई है, तो ये हो जाता है 0 साइन पी एक्स डी एक्स। अब ये वाली टर्म आपकी 0 में चली जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ आप यू एस बार, ये वैल्यू है यू एस बार पी कॉमा 0। अब साइन पी एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ये आ जाता है आपका माइनस कॉस पी एक्स अपॉन पी, और लिमिट आ जाती है आपकी 0 से 1। 0 से 1 जब लिमिट आ जाएगी तो अपर लिमिट देखिएगा, तो ये हो जाता है माइनस का कॉस पी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट पर कॉस 0 की वैल्यू आपको 1 बन जाएगी, और अपॉन में आ जाता है पी। अब ये यू एस बार पी कॉमा 0 की वैल्यू है। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखिएगा, यू एस बार पी कॉमा 0 की वैल्यू हमारी सी मिली हुई है, तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा यूज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आपकी सी की वैल्यू मिल जाती है 1 माइनस कॉस पी अपॉन पी। आप देखिएगा इस तरह से आपका आर्बिटरी कांस्टेंट, इस तरह से आपका आर्बिटरी कांस्टेंट जो है सी की वैल्यू आपकी आ गई है। अभी सी की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। पुट इन इक्वेशन 1, ये आपका हो जाता है यू एस बार पी कॉमा टी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस पी अपॉन पी ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर टी। अब देखिएगा आपको यू एस बार पी टी की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट होगी, किसी भी इस चैप्टर को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन मैं खुद कराने वाला हूँ। आपके लिए इसमें कुछ नहीं होगा, अगर छोड़ूंगा भी तो थोड़ा सा पार्ट छोड़ दूंगा। अब 3 के क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ सकता हूँ, चूँकि आपको इसका रिप्रेजेंटेशन सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन की वीडियो जो है, एक एक क्वेश्चन की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि शुरू में मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा रहता है। अब ये यू एक्स बार पी कॉमा टी है। अब जो फंक्शन मिला हुआ था हमें, फंक्शन आप देखिएगा यू एक्स कॉमा टी है। अब होता क्या है, अब हमें जो फंक्शन मिलता है वो यू एक्स कॉमा टी मिलता है जब हम इसकी साइन ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। अब हमारा क्या हुआ क्वेश्चन में, फंक्शन यू एक्स कॉमा टी मिला, हमने इसकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन ली है, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है यू पी कॉमा टी सफिक्स में एक्स और बार। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ हमें जाना है तो हमें साइन ट्रांसफॉर्मेशन ली गई है। तो देखिएगा आपके पास यू एस बार पी कॉमा टी की वैल्यू है, क्योंकि साइन ट्रांसफॉर्मेशन ली जा चुकी है। लेकिन हमारा क्वेश्चन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, तो हमसे वैल्यू है यू एक्स टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपका जो फंक्शन है वो ओरिजिनल फंक्शन क्या है। अब यहाँ से यहाँ जाने के बाद आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आप वापस रिकवर अगर अपने फंक्शन को करना चाहते हैं तो आपको इन्वर्जन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पहले देखिएगा, हमने साइन ट्रांसफॉर्मेशन ली है, फिर हम जो है वो इन्वर्जन फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब हम लिखते हैं बाई इनफाइनाइट साइन इन्वर्जन फार्मूला। आप देखिएगा मैं साइन इन्वर्जन फार्मूला यहाँ लिखने वाला हूँ। साइन इन्वर्जन फार्मूले में हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं यू एक्स कॉमा टी की,
इधर बाहर 2/पाई हो जाता है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट हो जाता है, और यहाँ हो जाता है u s बार p, t, और यहाँ पर हमारा था साइन p x और dp हो जाता है। अब u s बार p, t की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, उठा करके आप ये वैल्यू डाल दीजिएगा, तो आपका आंसर तैयार हो गया है। u x p इक्वल टू 2/पाई 0 to इनफाइनाइट 1 माइनस कॉस p अपॉन p e टू दी पावर माइनस p स्क्वायर t इंटू साइन पी एक्स और डी पी। इस तरह से जो है हमारी, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाता है। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर जो है आप कुछ बातें सीख लीजिएगा, है ना। आज की जो वीडियो है, भले से वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो ये चैप्टर है वो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर चलेगा। तो यानी कि मान लीजिएगा 1 वीक का ये चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में इसका जब भी क्वेश्चन आता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, तो और 4-5 क्वेश्चन है फिक्स, तो हमें वो सीखने आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब होता क्या है, आप एक बार समरी सुन लीजिएगा चैप्टर की। अगर आपको फंक्शन u की वैल्यू गिवन है x = 0 पर, तो आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। अगर आपको del u अपॉन del x की वैल्यू गिवन है एट x = 0 पर, तो आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने ली है वो ट्रांसफॉर्मेशन आप ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करते हैं और इंटीग्रेशन करना शुरू कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन पूरा होता है तो उसके बाद हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसमें 2 वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल p होता है और एक वेरिएबल t होता है, लेकिन साथ में एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी आता है। अब आगे जाने के लिए हमें इंटीग्रेशन के कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकालने के लिए हमें यूज़ करना है t = 0 का। तो जो हमें क्वेश्चन मिलता है उसमें कंडीशन हमें t = 0 की मिलती है। तो t = 0 वाली कंडीशन की ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के जो भी साइन या कोसाइन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, उससे हमें p, t वाले u बार की वैल्यू मिल जाती है ना। u बार की p, 0 की वैल्यू मिल जाती है, वही हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू होती है। जब हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाता है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम वापस रख देते हैं, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट वापस रखने के बाद अगर हमने कोसाइन फार्मूला इस्तेमाल किया था तो हम कोसाइन इन्वर्जन लगा देते हैं, और हमने साइन फार्मूला लिया था तो हम साइन इन्वर्जन फार्मूला लगा देते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखिएगा और मेरे रूल्स को आप ध्यान से सुनिएगा। जब 3 बार वीडियो आप देख लेंगे तो उसके बाद आप क्वेश्चन जो है करना शुरू कीजिएगा वीडियो के हेल्प। मेरा वादा है आपसे 3 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन चौथे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।